नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विपक्ष लगातार आंदोलनरत है। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे देश भर के अंदर राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। लगातार 16 दिनों की ये यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि महागठबंधन में उनके जितने भी सहयोगी हैं, सीपीआई-एमएल के जो महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य साथ में है, वीआईपी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी साथ में है, साथ ही जो सीपीआई सीपीएम के नेता हैं और जो प्रदेश स्तर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं, ये सब के सब राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी की यात्रा 16 दिनों तक चलने वाली है। 23 जिले कवर करेंगे, 50 विधानसभा सीट को कवर करेगा। लेकिन जब लगातार ये सभी नेता एक साथ हैं तो अब तक जो माने दो मुद्दे ऐसे हैं जो महागठबंधन को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। और ये परेशानी महागठबंधन में भी सबसे अधिक अगर परेशानी किसी के लिए है तो वो है तेजस्वी यादव के लिए और दूसरे नंबर पर मुकेश सहनी के लिए। आप लगातार इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि किस प्रकार से बिहार में लगातार 5 महीने से कई बैठकें हुई महागठबंधन की पहली बैठक में ही तेजस्वी यादव को इस अलायंस का बिहार में संयोजक घोषित कर दिया गया। लेकिन 5 बैठकें हुई सीटों के बारे में। पहले कहा गया कि कितनी सीटें कौन सी पार्टी लड़ेगी उस पर फैसला करेंगे, बात करेंगे। फिर बातें आई कि सीटों की पहचान के लिए बैठक होगी। फिर बातें आई कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा होगी। साथ में मुकेश सहनी लगातार इस मांग को दोहराते रहे कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की भी घोषणा मुकेश सहनी के हक में किया जाए। साथ ही सीटों के मुद्दे पर भी देखेंगे तो लगातार मुकेश सहनी 60 सीटों का दबाव है। कांग्रेस पार्टी का भी अपना दबाव है कि 70 से कम सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। वहीं सीपीआई-एमएल भी अपना दबाव लगातार बना के रखी है इस आधार पर कि सीपीआई-एमएल का चूंकि स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव हो 2020 का चाहे लोकसभा चुनाव हो 2024 का सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का रहा। इसीलिए सीपीआई-एमएल की सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। पिछली बार के 19 के मुकाबले इस बार 30-35 सीटों का डिमांड लगातार जो है सीपीआई-एमएल लगातार करती रही है। साथ ही सीपीआई है, सीपीएम है और एक नई पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी भी नहीं है महागठबंधन में। साथ ही पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। उसके बाद एक और इंडियन इनकलाब पार्टी आईआईपी का भी गठन हुआ है जिसके नेता पान समाज के नेता आईपी गुप्ता हैं। उनकी भी दावेदारी है, उनका भी मानना है कि उनको भी सीटें मिलनी चाहिए। किसको कितनी सीटें मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जो संकेत है उसके आधार पर 2-3 बातें निकल कर आ रही है जो विभिन्न दलों के अगर एक्शंस को, बयानों को अगर हम आधार बनाएं, क्योंकि राजनीति में एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते राजनीतिक विश्लेषण करते समय हमारे सामने 2-3 तथ्य जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक क्या होता है कि इतिहास क्या रहा है, इस गठबंधन का इतिहास क्या रहा है। दूसरा क्या है कि इनकी जमीनी ताकत कितनी है। तीसरा है समीकरण जो पहले था और उस समीकरण के अंदर जो बिखराव हो रहा है वो है। चौथी जो वर्तमान में जो माहौल है वो। तो ये 4 चीजों के आधार पर जब हम वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं तो ये सीटों की संख्या और तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के रास्ते में 2-3 फैक्ट्स आते हैं। आप मेरे बताए गए फैक्ट से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे विचारों से सहमत ही हो। कई मुद्दों पर सहमति हो सकती है, कई मुद्दों पर सहमति आंशिक हो सकती है, कई मुद्दों पर पूरी असहमति हो सकती है, कुछ मुद्दों पर आधी असहमति हो सकती है। ठीक है, खैर इसीलिए मेरा आग्रह यही रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के सहारे जब हम जुड़ते हैं तो एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। सभ्य भाषा के अंदर हम एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। राजनीतिक विरोध, हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मन अलग अलग नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम सभी भारत के नागरिक हैं, हम सभी बिहार के रहने वाले हैं और जब रहने वाले हैं तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, इस देश में रहने वाले 145 करोड़ में से कोई भी जो देश का बुरा चाहता होगा। खैर
अब आते हैं इस मुद्दे पर कि राहुल गांधी के सामने दुविधा क्या है। देखिए मित्रों, एक बात मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी दुविधा क्या है। दुविधा है इतिहास का। जहां तक बात करेंगे हम, तो इतिहास यह है 2024 के लोकसभा चुनाव में एक घटना घटी थी, जिधर शायद आप लोग के ध्यान से उतर गया होगा वो घटना। ठीक है, वो घटना महत्वपूर्ण है जिसको कांग्रेस पार्टी याद करके रखी है, साथ ही आरजेडी भी याद करके रखी है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को। पहले आरजेडी की बात कर लेते हैं। आरजेडी के मन के अंदर रहा कि 2020 में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, उसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब रहा। लेकिन कांग्रेस का उस पर जवाब यह है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसी सीटें दी गई थी लड़ने के लिए जहां पर कि आरजेडी 4 बार से नहीं जीती है। अब मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, अगर हम मगध प्रमंडल की ही बात कर लें मित्रों, तो मगध प्रमंडल का राजनीतिक इतिहास यह कहता है कि मगध में जितने भी विधानसभा सीट हैं उसमें पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 49 में से 32 सीटें महागठबंधन ने जीता था। मगध प्रमंडल में 49 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें से महागठबंधन ने 32 जीती थी। उदाहरण के लिए आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब कितना हो गया परसेंटेज के हिसाब से, 49 में 32, तो लगभग मुझे लगता है 65% की लगभग जाएगा ये। ठीक है, एग्जैक्ट मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, 49 का 32, ठीक है, तो ये लगभग 66-67-65% के आसपास आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी 7 सीट लड़ी थी, मात्र 2 सीट जीत पाई थी, 7 में 2 जीती, मतलब कितना हुआ, महागठबंधन का 65%, लेकिन कांग्रेस का कितना हुआ, लगभग 30% सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने। अब अंतर क्या था, अब देखिए कांग्रेस जो 7 सीट लड़ी उसमें आप देखिए गया विधानसभा सीट, गया शहर विधानसभा सीट थी, गया शहर विधानसभा सीट जो कांग्रेस पार्टी लड़ी, वहां क्या है स्थिति, 90 से लेकर आज तक बीजेपी नहीं हारी है। प्रेम कुमार वहां से विधायक है, 90 से लेकर नहीं हारी है, तो वो सीट आरजेडी नहीं लड़ना चाहती है, वो सीट दे देती है कांग्रेस पार्टी को। अब आइए पटना जिला में, पटना राजधानी है, बांकीपुर विधानसभा सीट, बांकीपुर में 95 से लेकर आज तक बीजेपी नहीं हारी है। 1995 की बात मैं कर रहा हूं, 30 वर्ष से। गया में 35 वर्षों से पटना साहिब लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, 95 से आज तक नंदकिशोर यादव वहां चुनाव जीतते आ रहे हैं, हारे नहीं है। अब ऐसी सीटें अगर आप आरजेडी जो सबसे मजबूत दल है उसके बदले आप कांग्रेस के मत्थे मर देंगे तो कांग्रेस तो चारों खाने चित होगी ही ना, होगी कि नहीं होगी, बताइए आप। तो ये मतलब जो सीटें नालंदा जिला में देखिए, कई ऐसी सीटें नालंदा में कांग्रेस के मत्थे मर दी गई जहां पर कि आरजेडी लड़ना नहीं चाहती थी वो सीट, क्योंकि पता था कि नालंदा जिला नीतीश कुमार का गढ़ है, इक्का दुक्का कभी कोई सीट निकल जाता है नालंदा जिला में किसी विपक्ष का तो निकल जाता है। पटना राजधानी, पटना में शहरी विधानसभा सीट जितने हैं उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है, एक तरह से अभेद्य किला बन गया है, और वहां कांग्रेस को आप लड़ा दिए, एक कारण। दूसरा देखिए, लोकसभा चुनाव में भी वही खेल किया था आरजेडी ने, जो विधानसभा चुनाव में हुआ वही खेल किया आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में। आपको याद होगा सीटों की संख्या की घोषणा और कौन पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी उसकी घोषणा होने से पहले ही आरजेडी ने 15-15 दिन पहले जिस सीट को आरजेडी लड़ना चाहती थी उन सीट पर उम्मीदवारों को बुलाकर राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव के द्वारा सिंबल 15 दिन पहले दे दिया गया था। खुलासा नामांकन के वक्त किया गया और फोटो रिलीज किया गया उसी समय में। इसका भांडा कौन फोड़ा था, इसका भांडा फोड़ा था अवध बिहारी चौधरी ने सिवान का। इधर दिखावा के लिए हिना साहब को लोग मनाते रहे कि हिना साहब लड़िए लड़िए लड़िए, दिखावा के लिए था, लेकिन अवध बिहारी चौधरी को 15 दिन पहले सिंबल दे दिया गया था सिवान में। ठीक है, तो ये सब कई खेल आरजेडी ने किया था कांग्रेस पार्टी के साथ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। एक दूसरा कारण क्या है समझिए, इसीलिए राहुल गांधी ने अब तक सीटों के मामले में जो है वो मामला परवान नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी हारे हुए हैं सीट घटाने के लिए, मुकेश सहनी का सीट मैनेज करने के लिए कांग्रेस के साथ। दूसरा मामला क्या है, दूसरा मामला है कि देखिए एक बात तय है कि बिहार में अगर अभी वर्तमान में जितने भी सर्वे आए हैं तेजस्वी यादव को लगभग 35% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है।
ठीक है। नीतीश कुमार के पास 15% वोट, 14-15% लोगों का मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिख रहा है। मतलब क्या, मतलब 50% वोट ऐसे हैं जो कि इन दोनों के खिलाफ जाना है। मतलब आधे से अधिक लोग जो दो मुख्य उम्मीदवार हैं इनके खिलाफ है। तो हो क्या रहा है बिहार के चुनाव में? अगर 3 चुनाव लगातार देख लीजिए आप, 2 लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव, इसमें क्या हो रहा है ना कि ध्रुवीकरण हो रहा है तेजस्वी यादव के खिलाफ भी और नीतीश कुमार के खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ ध्रुवीकरण हो रहा है। और उसी ध्रुवीकरण का परिणाम है कि सीट भले ही नहीं निकाल पाए हों, लेकिन चिराग पासवान को पिछला विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिला था। सीट ज्यादा भले ही नहीं निकाल पाई चूंकि, लेकिन AIMIM को 5 सीटें मिल गई थी सीमांचल में, लेकिन आरजेडी को केवल 1 सीट मिल पाई थी। तो ये जो फैक्टर है, वो चीजें, ये दोनों चीजें राहुल गांधी को डरा रही है। और इसी कारण से तेजस्वी यादव के चेहरे पे आप देखिए, आप पूरा ये वोटर अधिकार यात्रा जो है उसमें स्टार कौन है? राहुल गांधी। मुख्यमंत्री के दावेदार सबसे बड़ा कौन है? तेजस्वी यादव। मतलब तेजस्वी यादव पीछे हैं, राहुल गांधी आगे हैं। मुकेश सहनी की कोई चर्चा नहीं हो रही है, जबकि मुकेश सहनी चाहते क्या है कि उनको 60 नहीं बल्कि कम से कम 40 सीटें मिले। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस अपने गेम में है, कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस इसका इशारा है कि तेजस्वी को हम सीएम तभी मानेंगे, सीएम का कैंडिडेट तभी मानेंगे जब तेजस्वी यादव ये आश्वासन दें और घोषणा करें कि बिहार में जो दो उप मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस पार्टी से, एक दलित होगा और दूसरा मुसलमान होगा। राहुल गांधी शकील अहमद खान को और राजेश राम को डिप्टी सीएम बनवाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आप देखिए कि साल भर के अंदर जब से राहुल गांधी LOP बने हैं तब से, और विशेषकर इस जनवरी से बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो राहुल गांधी के दौरे हुए हैं बिहार में, इन दौरों में राहुल गांधी के निशाने पर ये दो वोट बैंक है। और यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने बिहार में नेता विधायक दल बदल दिया, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बदल दिया। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद पर एक भूमिहार समाज के अखिलेश प्रसाद सिंह थे और नेता विधायक दल के पद पर अजीत शर्मा भूमिहार समाज के, सवर्ण समाज के दोनों नेता थे। दोनों पद पर एक जगह मुसलमान शकील अहमद खान को बैठाया, दूसरे जगह राजेश राम दलित को बैठाया। पप्पू यादव के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कोई दलित मुसलमान पिछड़ा बनना चाहिए। उन्होंने 2 नाम लिया, तारिक अनवर का, राजेश राम का, अशोक राम का भी नाम एक बार लिया था, जो अशोक राम चले गए छोड़कर JDU में। ठीक है, खैर उनका व्यक्तिगत मामला था, चूंकि उनको लगा कि कुशेश्वर स्थान की सीट जो है पशुपति कुमार पारस की पार्टी के पास जा रहा है, प्रिंस पासवान वहां से उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस का टिकट नहीं मिल पाएगा अशोक राम या अशोक राम के पुत्र को, इसीलिए अशोक राम ने पार्टी बदल लिया है। तो ये व्यक्तिगत मामला था। लेकिन पप्पू यादव ने तो नाम लिया, तो क्या पप्पू यादव का बयान बगैर कांग्रेस पार्टी के कंसेंट से, बगैर राहुल गांधी के कंसेंट से हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो ऐसे यही सब मुद्दे हैं जिस कारण से लगातार राहुल गांधी ने उसको होल्ड पे रखा है। और ये कहीं ना कहीं इसका मकसद 2-3 मकसद है। एक तो उस प्रकार की चालाकी, जिस प्रकार की चालाकी 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटों के मामले में, कि हारने वाली सीट, मतलब जहां संभावना कम है जीतने की, वो सीटें कांग्रेस के मत्थे पर मर दी गई थी, वो गलती इस बार नहीं हो, एक ध्यान में है राहुल गांधी के। दूसरा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को स्टे पर रखा जाए, होल्ड पर रखा जाए, चुनाव से पहले घोषणा नहीं हो कि सामूहिक नेतृत्व में हम लोग जाएंगे चुनाव। कई बार कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात की चर्चा किया है कि हम सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मतलब तेजस्वी यादव, राजेश राम, शकील अहमद खान, तारिक अनवर, राहुल गांधी सबके सब नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार सबके सब होंगे रणबांकुरे। ठीक है, और इसी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और सामूहिक नेतृत्व के बाद जब चुनाव का परिणाम आएगा तो फिर मुख्यमंत्री पद का फैसला करेंगे। ऐसा आप देखेंगे फॉर्मूले का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में करती है। जब पहले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री पद के किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती है और यह संदेह बना के रखती है कि कोई अलग अलग जाति के अलग अलग नेता कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है।
तो ऐसा संदेह बनाकर रखने में के कारण बीजेपी को उसका चुनावी लाभ मिलता रहा है। ठीक है कि एक नहीं बल्कि 4-5 उम्मीदवार होते हैं जिसके माध्यम से बीजेपी हर समाज के लोगों को मुख्यमंत्री के नाम पर एक तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, आप याद कीजिए मध्य प्रदेश का चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन साथ साथ ऐसा संकेत दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्र में मंत्री थे उनको भी लड़ा दिया विधानसभा चुनाव, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री थे उनको भी लड़ा दिया चुनाव। तो लोगों को लगा क्या कि भाई ये केंद्रीय मंत्री हैं तो ये विधायक बनने थोड़े आ रहे हैं, ये एमएलए बनने थोड़े आ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर के बहाने नरेंद्र सिंह तोमर की जाति के लोगों को लगा कि नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उनकी जाति के लोग उनके पीछे एकजुट हो गए। प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में ऐसा ही लगा। फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के वहां नेता है, उनको भी लड़ा दिया, सांसद थे उनको भी लड़ा दिया विधानसभा चुनाव। तो लगा कि भाई कोई आदिवासी जो है मुख्यमंत्री हो सकता है मध्य प्रदेश का। तो ये गेम बीजेपी ने किया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, और उसका लाभ बीजेपी को मिला। राजस्थान में भी बीजेपी ने किया था, आप याद कीजिए। ठीक है, जब राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी लड़ा दिया विधानसभा चुनाव, पूर्व सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी लड़ा दिया विधानसभा चुनाव। तो हर जाति के लोगों को लगा कि भाई हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये फॉर्मूला लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा है, इसीलिए राहुल गांधी इन दोनों तीनों कारणों से अब तक न तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम पद की उम्मीदवारी, न मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पद की उम्मीदवारी का अब तक घोषणा महागठबंधन के द्वारा हुआ है, जबकि ये तीनों नेता वोटर अधिकार यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को यदि अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।